दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दुनिया की राजनीति के मंच पर ऐसी घटनाएं तेजी से घटी हैं जिन्होंने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया धीरे धीरे किसी बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब इन दोनों मोर्चों की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देने लगी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दो ऐसी मुलाकातें की हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं। पहली मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से हुई और दूसरी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं से अलग अलग लंबी बातचीत हुई, मीडिया को सीमित पहुंच दी गई, लेकिन मुलाकात के बाद जो तस्वीरें बाहर आईं उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इन मुलाकातों को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक मानना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके पीछे पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। उस समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि उनकी मौत के पीछे रूस और ईरान समर्थित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस घटना के बाद अमेरिका के भीतर रूस और ईरान को लेकर माहौल पहले से ज्यादा सख्त होता चला गया। लिंडसे ग्राहम केवल एक अमेरिकी सीनेटर नहीं थे, बल्कि यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में वो गिने जाते थे। वो लगातार रूस पर दबाव बढ़ाने की वकालत करते रहे। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी उन्हीं की पहल पर चर्चा में आया। शुरुआत में उन्होंने 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। बाद में इसी विचार को संशोधित रूप में आगे बढ़ाया गया और अब अमेरिकी सीनेट के बड़ी संख्या में सांसद इस दिशा में समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो रूस से व्यापार करने वाले कई देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले दिनों हमने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, उसी तरह ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को जोड़ने वाला केर्च स्ट्रेट भी लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों इस इलाके को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यही समुद्री रास्ता सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समीकरण को बदलना शुरू कर दिया। खबर सामने आई कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर क्षेत्र में एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो ईरान से जुड़ा बताया गया। यूक्रेन का दावा था कि उस जहाज के जरिए रूस और ईरान के बीच सैन्य सामग्री का आदान प्रदान हो रहा था, जबकि ईरान ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ सीधी कार्रवाई बताया। इस घटना में एक नाविक की मौत की भी खबर सामने आई और यहीं से पहली बार ऐसा लगा कि यूक्रेन और ईरान का टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैस्पियन सागर सीधे यूक्रेन की सीमा से नहीं जुड़ा, इसलिए यूक्रेन की इस कार्रवाई को कई विश्लेषकों ने एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना। यानी अब युद्ध केवल यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि रूस के सहयोगी देशों तक भी उसका असर पहुंचने लगा है। दूसरी तरफ ईरान पहले से ही इजराइल और अमेरिका के साथ अलग मोर्चे पर टकराव में था। ऐसे में जब यूक्रेन ने ईरान से जुड़े लक्ष्य पर कार्रवाई की तो दोनों युद्धों के बीच एक नया संबंध बनता दिखाई दिया। अब सवाल उठने लगा, क्या रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदल रहे हैं। इसी बीच कुछ दिन पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। बताया गया कि रूस ने ईरान को कोमेटा M नाम की एक उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई। दावा किया गया कि इस तकनीकी की मदद से ईरानी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से काफी हद तक बच सकते हैं और अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका है। हालांकि इस तरह के दावों पर अलग अलग देशों की अलग अलग राय भी मौजूद है। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें ट्रंप की मुलाकातें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि अब तस्वीर केवल यूक्रेन और रूस की नहीं रही, केवल इजराइल और ईरान की भी नहीं रही, बल्कि कई मोर्चों पर चल रहे संघर्ष एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देने लगे हैं। और इसी वजह से जब व्हाइट हाउस में पहले जेलेंस्की पहुंचे और उसके बाद नेतन्याहू पहुंचे, तो दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इन बैठकों को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात से कहीं ज्यादा गंभीर माना। दोनों नेताओं के साथ अलग अलग लंबी बातचीत हुई। बताया गया कि जेलेंस्की के साथ करीब 1 घंटे तक चर्चा चली, जबकि नेतन्याहू के साथ लगभग 90 मिनट तक बातचीत हुई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इन बैठकों के दौरान मीडिया को अंदर मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी, केवल आने जाने की तस्वीरें ही सार्वजनिक हुई। जब बाद में आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं, तो उनमें नेतन्याहू बेहद सहज मुद्रा में
ट्रंप के सामने बैठे दिखाई दिए। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका और इजराइल की मजबूत साझेदारी का संकेत बताया, तो कुछ ने कहा कि तस्वीर बताती है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसी दौरान लोगों को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का वो बयान भी याद आया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि इजराइल की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका के समर्थन पर निर्भर है। लेकिन अब सामने आई तस्वीरों को देखकर कई विश्लेषकों ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में इजराइल भी अमेरिका की रणनीति को प्रभावित करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी दोनों देशों का रिश्ता अब केवल सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि साझा रणनीति के स्तर तक जा पहुंचा है। लेकिन इन मुलाकातों की सबसे बड़ी अहमियत केवल तस्वीरों में नहीं थी, बल्कि उस मौके में थी जिस मौके पर ये तीनों नेता एक ही जगह पर मौजूद थे, क्योंकि ये मुलाकात किसी सामान्य राजकीय दौरे के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान हुई। और यही वो बिंदु है जहां से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती दिखाई देती है। लिंडसे ग्राहम अमेरिका की राजनीति में केवल रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं थे, बल्कि रूस के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में उनकी गिनती की जाती थी। यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता देने की वकालत करना, रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर बनाने की मांग करना और इजराइल की सुरक्षा के लिए खुलकर खड़ा होना, यही उनकी राजनीतिक पहचान बन चुकी थी। और यही वजह थी कि उनकी मौत के बाद यूक्रेन और इजराइल दोनों ने उन्हें अपना बेहद करीबी सहयोगी बताया। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ट्रंप मौजूद थे, नेतन्याहू मौजूद थे, जेलेंस्की मौजूद थे और कई अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेता भी वहां पहुंचे। कार्यक्रम की तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों का ध्यान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बात पर गया कि नेतन्याहू और जेलेंस्की एक दूसरे से भी बातचीत करते दिखाई दिए। उसके बाद दोनों ने अलग अलग ट्रंप से लंबी चर्चा भी की और यहीं से सवाल उठने लगा, क्या ये केवल संवेदना प्रकट करने का कार्यक्रम था या फिर इसके पीछे भविष्य की रणनीति पर भी बातचीत हुई। क्योंकि आधिकारिक तौर पर भले ही पूरी बातचीत सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि यूक्रेन और इजराइल दोनों ने ट्रंप के सामने ये तर्क रखा कि अब रूस और ईरान का सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसीलिए अमेरिका को भी अपनी रणनीति उसी हिसाब से तय करनी होगी। दरअसल यूक्रेन पिछले कई महीनों से लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि रूस को ईरान से ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण मिल रहे हैं। वहीं इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बताता आया है। ऐसे में दोनों देशों की चिंताएं अलग अलग नहीं रहीं, बल्कि अब एक साझा रणनीतिक तस्वीर बनती दिखाई देने लगी। यही कारण है कि कुछ विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब यूक्रेन और इजराइल केवल अपने अपने युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि दोनों की सुरक्षा चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। और यदि अमेरिका दोनों का एक साथ समर्थन करता है तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन को नई दिशा दे सकता है। इसी बीच अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग ने भी अब रफ्तार पकड़ ली। बताया गया कि सीनेट के 100 सदस्यों में से 86 सांसदों ने ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही गई। और अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल रूस पर नहीं, बल्कि उन देशों पर भी पड़ सकता है जो अब तक रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस ने ईरानी ड्रोन सिस्टम को और आधुनिक बनाने में तकनीकी मदद दी ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाया जा सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से नहीं हो सकी, लेकिन पश्चिमी देशों ने लंबे समय से रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग पर चिंता जताई। इसी बीच कैस्पियन सागर की घटना ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ऐसे समुद्री मार्ग को निशाना बनाया जहां से रूस तक सैन्य सामग्री पहुंचाई जा रही थी। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई बताया और यूक्रेन के राजनयिक प्रतिनिधियों को तलब कर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। यूक्रेन की ओर से जवाब आया कि उसका निशाना किसी नागरिक जहाज पर हमला करना नहीं था, बल्कि उन सैन्य आपूर्ति मार्गों को रोकना था जिनका इस्तेमाल रूस के लिए किया जा रहा था। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया। यहीं पर पहली बार यह साफ दिखाई देने लगा कि अब यूक्रेन और ईरान सीधे एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। पहले तक ईरान केवल रूस का सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब यूक्रेन ने भी ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। एक तरफ रूस और ईरान का बढ़ता सहयोग और दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियां। और इसी वजह से कई विशेषज्ञ ये सवाल उठाने लगे
क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे सैन्य गुटों की तरह बढ़ रही है जैसे कभी प्रथम विश्व युद्ध और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बने थे? हालांकि मौजूदा परिस्थितियों की तुलना सीधे विश्व युद्ध से करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज की वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, परमाणु संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 20वीं सदी से काफी अलग हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब कई अलग अलग क्षेत्रीय संघर्ष एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, तब उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगता है। यही वजह है कि ट्रंप, नेतन्याहू और जेलेंस्की की यह मुलाकात केवल 3 नेताओं की बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बदलते वैश्विक समीकरणों के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन तक सीमित दिखाई देने वाला युद्ध धीरे धीरे ईरान, इजराइल, अमेरिका और यूरोप तक जुड़ता हुआ नजर आने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में हुई कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा देने का काम किया। कुछ समय पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की समुद्री सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए कई रणनीतिक ठिकानों और समुद्री मार्गों पर कार्रवाई की है। खासतौर पर ब्लैक सी और उससे जुड़े इलाकों में यूक्रेन लगातार रूस की लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान कैस्पियन सागर से जुड़ी एक घटना सामने आई, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। कैस्पियन सागर रूस और ईरान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र माना जाता है। यही वो इलाका है जहाँ से दोनों देशों के बीच व्यापार और कई प्रकार की सामरिक आवाजाही होती है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ऐसे समुद्री मार्ग को निशाना बनाया जहां से रूस के लिए सैन्य सामग्री भेजी जा रही थी, जबकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उसकी संपत्ति और उसके हितों के खिलाफ सीधी कार्रवाई। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव तेजी से बढ़ा। ईरान ने यूक्रेन के प्रतिनिधियों को तलब किया, कड़ा विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि अगर ईरानी हितों को दोबारा निशाना बनाया गया तो जवाब भी उसी स्तर का दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन अपने दावे पर कायम रहा कि उसका उद्देश्य केवल रूस की सैन्य आपूर्ति को रोकना था, और यहीं से पहली बार ये साफ दिखाई देने लगा कि अब युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि रूस के सहयोगियों तक भी उसका असर पहुंचने लगा है। और अगर ऐसा होता है तो हर नई घटना किसी नए देश को इस संघर्ष के दायरे में ला सकती। इसी दौरान एक और बड़ा दावा सामने आया, जिसमें कहा गया कि रूस ने ईरान को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराई जिसकी मदद से उसके ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बच सकते हैं। इस तकनीकी का नाम कोमेटा M बताया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसी तरह की तकनीकी सहायता की वजह से ईरानी ड्रोन पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी साबित हो रहे हैं। हालांकि इन दावों की अलग अलग स्तर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी देशों की चिंता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ये सहयोग वास्तव में उस स्तर तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब केवल हथियारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी। और यही कारण है कि अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन लगातार रूस और ईरान को एक ही रणनीतिक धुरी के तौर पर देखने लगे हैं। यहीं से ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी नई जानकारी साझा की। चर्चा उस पहाड़ी क्षेत्र को लेकर हुई जिसे पिकैक्स माउंटेन के नाम से जाना जाता है। दावा किया गया कि इस पहाड़ी के नीचे बेहद गहराई में ऐसी भूमिगत संरचनाएं बनाई गई हैं जहां परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। बताया गया कि ये परिसर इतना गहराई में स्थित है कि सामान्य बम या मिसाइल वहां तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से इजराइल लंबे समय से इसे अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बताता रहा है। हालांकि ईरान लगातार ये कहता आया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और वो परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों लंबे समय से इस दावे पर संदेह जताते रहे। और यही वजह है कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भी संकेत दिया कि ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद इस पूरे इलाके को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। अब अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो एक तरफ रूस, ईरान और उसके सहयोगी दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल और पश्चिमी देशों का समर्थन नजर आता है। यही कारण है कि कई लोग इस स्थिति की तुलना इतिहास के उन दौरों से करने लगे जब अलग अलग देशों के बीच बने सैन्य गठबंधन धीरे धीरे बड़े युद्धों में तब्दील हो गए थे। हालांकि इतिहास की तुलना वर्तमान से करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में संयुक्त राष्ट्र, परमाणु प्रतिरोध, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक तंत्र जैसी कई ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो बड़े युद्धों को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये सच है कि जब कई मोर्चों पर एक साथ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कीमत चुकाती है।
यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अब केवल रूस यूक्रेन युद्ध या इजराइल ईरान तनाव को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें एक बड़े भू राजनीतिक परिदृश्य के हिस्से के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया वास्तव में किसी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये केवल कई क्षेत्रीय संघर्षों का एक साथ चलना है। इस सवाल का सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बनने वाले गठबंधन, बदलते सैन्य समीकरण और लगातार बढ़ते टकराव पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन चुके हैं। इतिहास पर नजर डालें तो प्रथम विश्व युद्ध भी एक ही दिन में शुरू नहीं हुआ था। वर्ष 1914 केवल उस युद्ध के विस्फोट का साल था, लेकिन उसके बीच उससे कई दशक पहले बोए जा चुके थे। 1878 की बर्लिन संधि, बाल्कन क्षेत्र में बढ़ता राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, सैन्य संगठन और एक दूसरे के प्रति अविश्वास, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसने आखिरकार पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। उस समय भी शुरुआत कुछ सीमित देशों के बीच तनाव से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे गठबंधन सक्रिय होते गए। एक देश के समर्थन में दूसरा देश उतरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा यूरोप दो बड़े सैन्य गुटों में बंट गया। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में इटली, जापान और फिर 1917 में अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका भी शुरुआत से युद्ध में नहीं उतरा था, लेकिन जब हालात लगातार बिगड़ते गए और जर्मनी की गतिविधियां सीधे अमेरिकी हितों को प्रभावित करने लगी, तब उसने भी युद्ध में प्रवेश किया। इसके बाद संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। टैंक पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए, जहरीली गैसें इस्तेमाल हुई, पनडुब्बियां युद्ध का अहम हिस्सा बनी और अंत में लाखों लोगों की जान जाने के बाद युद्ध समाप्त हुआ। इसी ऐतिहासिक उदाहरण की वजह से आज कुछ विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वर्तमान दुनिया भी धीरे धीरे उसी तरह के सैन्य ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज भी कई देशों के बीच सुरक्षा साझेदारियां मजबूत हो रही हैं। रूस और ईरान के बीच सहयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन भी कई वैश्विक मुद्दों पर रूस के साथ खड़ा नजर आता है। दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, यूरोप, यूक्रेन और इजराइल के बीच भी समन्वय लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को सीधे प्रथम विश्व युद्ध से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि आज की दुनिया आर्थिक रूप से एक दूसरे पर कहीं अधिक निर्भर है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी किसी बड़े युद्ध को बेहद जोखिम भरा बना देती, और यही वजह है कि अधिकांश देश प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय प्रतिबंध, प्रॉक्सी संघर्ष, साइबर हमले, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाल की घटनाओं ने ये जरूर दिखाया कि अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष अब एक दूसरे से प्रभावित होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर मध्य पूर्व तक पहुंच रहा है। ईरान और इजराइल का तनाव यूरोप और अमेरिका की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार, वैश्विक महंगाई और रक्षा खर्च, सब कुछ इन संघर्षों से जुड़ चुका है। इसी बीच अमेरिका में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कठोर आर्थिक कार्रवाई की मांग ने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भविष्य में ऐसे प्रतिबंध लागू होते हैं तो उनका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में भी तनाव कम होने के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। वहीं ईरान भी बार बार कह चुका है कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा। ऐसे में हर नई घटना पूरे क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना सकती है। ट्रंप, नेतन्याहू और जेलेंस्की की हालिया मुलाकात ने भी यही संकेत दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग और मजबूत हो सकता है। वहीं रूस और ईरान भी अपने सहयोग को लगातार आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वैश्विक शक्ति संतुलन पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि दुनिया निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा दावा करने के लिए पर्याप्त और निर्णायक तथ्य मौजूद नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कई बड़े संघर्ष एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और यदि इन्हें कूटनीतिक और संवाद के जरिए नियंत्रित नहीं किया गया तो इनके प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजरें अमेरिका के अगले कदम, रूस की सैन्य रणनीति, यूक्रेन के मोर्चे, ईरान की प्रतिक्रिया और इजराइल की कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि इन्हीं फैसलों से ये तय होगा कि दुनिया तनाव कम होने की दिशा में आगे बढ़ती है या फिर टकराव का दायरा और अधिक विस्तृत होता है। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की निगाहें इन घटनाओं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये केवल
कुछ देशों की कहानी नहीं रह गई, बल्कि वैश्विक राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आने वाले समय के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की कहानी बन चुकी है। आने वाले सप्ताह और महीने इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।